चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था। जो आईआरआर वाला टॉपिक हमने देखा था ना, उसका एक एडवांस्ड वर्जन है मॉडिफाइड आईआरआर। ये आपके मॉड्यूल में टॉपिक दे रखा है, एक पर्टिकुलर सम भी दे रखा है। बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब कंसेप्ट जो ऐसा है ना, दिमाग के जितने ढक्कन अभी तक बंद है ना, सारे खुल जाएंगे वैसे। तो अभी तक जितना आप देख चुके हो आईआरआर और ये सारी चीजें, पढ़ा हुआ काम आएगा। इसलिए टॉपिक अभी थोड़ा पीछे रखा मैंने, बिकॉज जितने कंसेप्ट अभी तक हम देखते हुए आए उसमें बहुत सारे डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग की बातें हुई है। तो एक बेस आपका सेट हो गया है कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। और अब एनपीवी, आईआरआर इतने सारे सम्स में आपने गिना तो आपको कैलकुलेशन भी समझ आ रहा है। तो उसके बाद ये टॉपिक लेना जो है बनता है। मॉड्यूल में पेज नंबर 506 है, उस पर टॉपिक दे रखा है मॉडिफाइड आईआरआर। और ज्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको कुछ चीजें ऐसी समझ आएंगी जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, और विद कैलकुलेशन है तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें सम के थ्रू डायरेक्टली समझा सकता हूँ कि कंसेप्चुअली क्या हो रहा है, थियरी वाला कोई पार्ट है नहीं। और ये जो फॉर्मूला अजीब से दे रखे हैं ना, सिग्मा वाले, सब अपने को उस पर कुछ नहीं जाना है, वो सब दिखाने के लिए टेंशन वाली चीज है, वैसे काम करना नहीं है। तो सम में क्या दे रखा है वो समझो। ये श्रीवास्तव लिमिटेड वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ऐसा बोला है कि कुछ एक्सपेंसेस आपने किए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और कुछ इनफ्लो आया। पेज 507 पे ही वो जो ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स है, हाँ इसमें ये क्वेश्चन है। तो बोला यहाँ पे ईयर 0 से लेकर 6 तक का डेटा आपको दे रखा है, कैश फ्लोज दिए हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 15% पर एनम है। अब अगेन पॉइंट वही है कि हमें आईआरआर निकालना है, बट आईआरआर नहीं, द टर्म इज मॉडिफाइड आईआरआर। फर्क क्या है मॉडिफाइड आईआरआर और आईआरआर में, वो समझते हैं। जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको अपने वो टाइमलाइन की तरह एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये ड्यूरेशन है। अब जो कैश फ्लोज है उसमें ऐसा है कि यहाँ स्टार्टिंग में आपका खर्चा हुआ है 120, यहाँ पे भी कुछ खर्चा हुआ है 80, और फिर उसके बाद कैश क्या हुआ, सही है ना। उसके बाद फिर कैश इनफ्लो स्टार्ट होंगे 20, 60, 80, 100, 120। ठीक है, तो ये सारे कैश इनफ्लोज है। तो ये पूरे सम का डेटा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको दे रखा है वो है 15% पर एनम। ये चीज बोलिए। और कोई रेट दिए साथ में? नहीं, इन्वेस्टमेंट रेट दिया नहीं। एक मतलब ये क्वेश्चन और बेटर भी बन सकता था, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, या नया सम बना लेंगे अपने। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, ये कैश फ्लो जो दे रखे हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखा है 15%। अब हमें अगर आईआरआर कैलकुलेट करना हो, जो अभी तक हमने सीखा है, तो आपको बड़ा इजीली पता है कि करना क्या है। आईआरआर का मतलब द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग वो परसेंटेज रिटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसपे हमारा एनपीवी 0 होगा। एनपीवी 0 का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो कैश आउटफ्लो है वो अलग अलग टाइम पॉइंट पे है। ये वाला आज खर्चा हुआ है, ये खर्चा 1 साल के बाद हुआ है। तो हम हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे कंपेयर करते हैं, ये आपको पता है। तो इसको भी तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये अपन ने कुछ सम्स में किया था ना, वो क्रैकर का पहला ही सम था, जहाँ जमीन का खर्चा आज हो रहा है, बिल्डिंग का खर्चा 1 साल बाद हो रहा है, मशीन का खर्चा 2 साल बाद हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ। ये हम कर चुके हैं। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे तो जो आउटफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये चीज समझ आ रही? फिर उसके बाद जो इनफ्लो है उसमें भी तो अपन यही करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में क्या होता है, इन सबका डिस्काउंटिंग ही तो होता है ना। इन सबको हम आज की वैल्यू पे लेके आते हैं, वही करते आए अभी तक। ये तो आपको पता ही, ये सब प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा, ये वाला भी। बोलो क्लियर? फिर यहाँ से जो आएगी उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये दोनों जो होगा वो होगा इनिशियल कैश आउटफ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एनपीवी मिल जाएगा। उसी एनपीवी को 0 पॉइंट पे लेके आएंगे तो आईआरआर की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही? अब ये सब तो हमने हर सम में किया ही है। यहाँ पे नया क्या है वो समझना है, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उस पर ध्यान दो। मॉडिफाइड वाला जो इम्पैक्ट है वो इसी से आएगा। सपोज ये आपने आज खर्चा कर दिया, प्रोजेक्ट शुरू किया, 1 साल निकला, फिर ये खर्चा हुआ, फिर 1 साल निकला, फिर ये कमाई हुई। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये जो 20 सपोज लैक्स में 20 लाख की जो कमाई हुई है, वो 20 लाख का आप करोगे क्या? मतलब नोटों का बंडल बना के अपने लॉकर में रख दोगे? क्योंकि आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा 6 साल के बाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ड्यूरेशन है, इतने साल तक ये पैसों का क्या करोगे? कहीं इन्वेस्ट करोगे या लॉकर में पड़े रहेंगे कि भाई नहीं, अपने को तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो डिस्काउंटिंग का यहाँ से यहाँ तक होता है, इस ड्यूरेशन का तो कुछ बोला नहीं है, ये पैसे लॉकर में रख दो। ऐसा तो कोई करेगा नहीं। ये 60 लैक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा ड्यूरेशन है,
इस ड्यूरेशन में 60 लाख का क्या करोगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करोगे ना। बैंक में पैसा पड़ा होगा तो भी कुछ रिटर्न तो देगा। ये 20 लाख में भी सेम पॉइंट है। अच्छा, ये 80 लाख में भी सेम पॉइंट होगा, ये 100 में भी सेम होगा। चलो ये तो लास्ट डे पे मिला है तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ आ रही है। तो प्रैक्टिस में तो यही होता है ना, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ इन बिटवीन द ड्यूरेशन, वो कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा, उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न हमने अभी तक किसी भी सम में कंसिडर नहीं किया। हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, जो भी कैश फ्लोज थे ना, हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाते थे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो, दोनों का डिफरेंस एनपीवी, और उन्हीं कैश फ्लोज पे जो रिटर्न आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आईआरआर। समझ में आ रहा है ये? तो ये सारी चीजें जो है, ये वाला पार्ट हमने अभी तक कोई सम में कंसिडर नहीं किया। बट मॉडिफाइड आईआरआर आपको ये समझा रहा है कि रियल लाइफ में तो ये होता है ना, कि 20 लाख अगर आपको यहाँ पे मिला है तो वो 4 साल तक, देखो 1 2 3 4 साल तक उस पर कुछ तो रिटर्न मिलेगा। वो पैसा कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट होगा। अब वो री इन्वेस्टमेंट को हम इस सम में कंसिडर करने वाले, जो अभी तक हमने नहीं किया। अब क्वेश्चन और बेटर कैसे बन सकता था, जब री इन्वेस्टमेंट का आपको कोई अलग से रेट दिया होता, ठीक है। अब वो री इन्वेस्टमेंट का रेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं, मतलब अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो अलग से नहीं बोला है। जैसे यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट तो दे दिया 15%, री इन्वेस्टमेंट का रेट कुछ अलग देते हैं ना, 12%, 18%, 20%, बेटर होता। लेकिन यहाँ पे वो रेट दिया हुआ नहीं। तो अगर नहीं दिया है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसी रेट को यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15% पर एनम। बात समझ आ रही, क्लियर हो रहा है? अब कैलकुलेशन कैसे शुरू करें वो भी समझ लेते हैं। जो मैंने ये बनाया है ना, कैलकुलेशन में अल्टीमेटली हम वही करने वाले हैं, लेकिन स्टेप वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, वापस बना देते हैं इसको। देखो हम करने क्या वाले हैं वो समझना। ये जो 120 था आपका, ये तो वहीं रहेगा। ये जो 80 है ना, इसको आपको डिस्काउंट करके यहाँ लाना पड़ेगा। ये करने से आपको एक पार्ट तो मिल जाएगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू, ये पार्ट कंप्लीट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये वाला जो पार्ट है 20, 60, 80, 100, 120, ये जो टर्म्स हैं इनको आपको कंपाउंड करना पड़ेगा। इस पे आपको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट जो जुड़ेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ध्यान देना। जो अपना डिस्काउंटिंग रेट है ना 15% पर एनम, वही आपका री इन्वेस्टमेंट रेट है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, जबकि अलग रेट होना चाहिए था। डिस्काउंटिंग रेट 15%, री इन्वेस्टमेंट रेट 15%। कहीं ब्याज मिलेगा तो भी 15% मिलेगा, और कहीं ब्याज भरना होगा तो भी 15% ही भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब ये जो 20 है इसको हम करेंगे इन्वेस्ट, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, समझ आ रहा है। और इस पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 15% पर एनम, और होगा तो कंपाउंडिंग, वो तो इम्प्लाइड है कि जो पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा 1 2 3 4 साल तक वो री इन्वेस्टेड रहेगा। तो 4 साल तक उस पर 15% ब्याज मिलता रहेगा, जो कंपाउंड होता रहेगा। तो अब मुझे ना इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू के लिए हमने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था ना, उसमें एक फॉर्मूला था कंपाउंडिंग वाला, याद करा देता हूँ। ये कुछ याद है आपको? कंपाउंडिंग ये हमने बहुत कम यूज किया क्योंकि अपन डिस्काउंटिंग करते हैं, वो ये वाला पार्ट उसके नीचे चला जाता है, लेकिन फॉर्मूला का बेस तो वही है। हमें यहाँ पे इसके ऊपर ये कंपाउंडिंग लगाना पड़ेगा और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे कैलकुलेट होगी वो समझो। 20 लाख, अपना रेट कितना है 15%, तो 1.15, और n मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 4 ईयर्स, समझ आए। तो ये जो आएगी ना, इस 20 लाख की फ्यूचर वैल्यू होगी। और फ्यूचर वैल्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने आपको बोला ये 20 लाख रुपए मैंने यहाँ कमा लिए, तो 4 साल तक ये पैसे कोई मैं बैग में लेके तो घूमूंगा नहीं, ना ही कोई लॉकर में रखूंगा। ये पैसा मैं कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कुछ रिटर्न इस पर भी तो जनरेट होगा। वो रिटर्न अभी तक के सारे सम्स में हम इग्नोर करते आए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड आईआरआर अगर मांगा है ना, तो आपको वो रिटर्न भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो बेटर रिटर्न जनरेट होगा, वैसा बोल सकते हो वैसे। तो ये जो है इसको कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो इस 20 लाख की फ्यूचर वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी। गिन के देख लो कितनी आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अपना कैलकुलेशन तो करना ही है। कितना आ रहा है 34.98, बाकी सबका ये रहा कैलकुलेशन तो आपके सामने। ये सब भी कैलसी भी हो सकता है शॉर्ट में, 1.15 इंटू 3 बार इक्वल टू
1.15 इंटू इक्वल टू करते स्क्वायर हो जाता है, एक बार और इक्वल टू करते थर्ड पावर, एक बार और इक्वल टू करोगे फोर्थ पावर, तो ये फैक्टर आएगा, फैक्टर इंटू 20 करके देखो ये वैल्यू आ रही, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। आया? ये कंपाउंडिंग वाला पार्ट है, तो बड़ा इजी है, फॉर्मूला तो यही है। और वैसे इसमें भी तो करना पड़ेगा, ये जो 60 है इसमें भी सेम 60 यहाँ पे कमा लिया, अब इसको री इन्वेस्ट करेंगे तो 1 2 3 साल का ब्याज होगा, तो ये होगा 60 इंटू 1.15 रेज टू 3, ये कुछ वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आ रही है देख लो, 91.25। ठीक है, सेम ये 80 में भी होगा, 2 साल का ब्याज इस पे भी ऐड होगा, 80 इंटू 1.15 रेज टू 2, फ्यूचर वैल्यू 105.8। फिर ये 100, इस पे 1 साल, ये तो 115 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये 120 तो 120 ही रहेगा ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, करो ये पूरा टोटल कर लो, कंपाउंडिंग किया हमने सबका, $467.03। ठीक है, ये आ रहा है, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज, दिस इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पे जाना बाकी है अभी, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ये स्टेप अभी तक हमने कोई भी सम में नहीं किया, क्योंकि मॉडिफाइड आईआरआर की बात पहली बार हो रही है, बट ये बहुत लॉजिकल चीज है, रियल केस में ऐसा होगा, तो रियल केस में कभी आप कैलकुलेशन करो ना, तो ये चीज होगी जो अभी तक हम इग्नोर करते आ रहे थे कि चलो भाई ठीक है उस पॉइंट पे नहीं गए, लेकिन अब ये ऐड हो रहा है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इनफ्लो सॉरी आउटफ्लो, ये 120 तो अपनी जगह रहेगा, 80 को डिस्काउंट करके लाना पड़ेगा ना 1 साल से, तो 80 को 1.15 से डिवाइड करके डिस्काउंट करो, कितनी वैल्यू आ रही है, तो जो टोटल आउटफ्लो आपका होगा ना 189.57। हाँ, 1 साल से, 1 साल के बाद खर्चा किया, तो 1 साल से डिस्काउंटिंग करें, इम्प्लाइड कब खर्चा हुआ उस पर डिपेंड करता है, तो ये आ जाएगा 189.57, दिस इज इनिशियल एक्सपेंसेस एट प्रेजेंट वैल्यू, जो डिस्काउंटिंग करना था वो हमने कर दिया। अब देखो बात कैसी है, थोड़ा इसको, अब आप ये देखो, हमें सारा डेटा मिल चुका है, अब हमें निकालना है आईआरआर, कि हमने इस पूरे केस में कितना कमाया, और मॉडिफाइड आईआरआर, बिकॉज हमने फ्यूचर वैल्यू भी कंसिडर किया। अब आपको पता है कि आईआरआर जो है उसका बेसिक वही है, द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0, समझ आ रहा है? आपके पास है ना डेटा 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो। आउटफ्लो को हम आज की वैल्यू पे लेके आए तो ये नंबर मिला, ठीक है, और ये जितना भी इनफ्लो है ना, इसको हम फ्यूचर की वैल्यू पे लेके गए तो ये नंबर मिला। बात समझ आ रही? तो खर्चे का ये एंड है 189.57, इनफ्लो का ये एंड है 467.03। दिस इज नॉट एट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज एट फ्यूचर वैल्यू। ये अमाउंट इस पॉइंट पे है और ये अमाउंट इस पॉइंट पे, समझ आ रहा है? 2 अपोजिट एंड्स पे है। बात क्लियर हुई? अब अगर हमें इसको कंपेयर करना है और इसमें से निकालना है कि हमने कितना रिटर्न कमाया, तो हमें इसको भी तो डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। एनपीवी में क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, फिर कंपेयर करते हैं और एनपीवी निकालते हैं। यही होता है ना। अब हमें ये करना है, तो फ्यूचर वैल्यू पे हम लेके चले गए। देखो ये सारे कैश फ्लोज ना इन बिटवीन द टर्म थे, ये प्रॉब्लम थी। ये कैश फ्लोज ना 0 पॉइंट पे थे ना 6th ईयर पे थे, ये बीच में थे। तो हमने क्या किया, इन सब में ब्याज जोड़ा और इसको इस पॉइंट पे लेके आए, ये रहा। अब ये इस पॉइंट पे आ चुका है और ये सारे इस पॉइंट पे आ चुके हैं। अब दोनों डायरेक्टली कंपेयर तो होंगे नहीं, ये आज की वैल्यू है, ये 6 साल बाद की वैल्यू है। कंपेयर कैसे होंगे? कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट करके मैं 15% पे लेके नहीं आ रहा हूँ। 15% पे लेके आऊंगा तो एनपीवी मिलेगा। मुझे आईआरआर चाहिए, तो एक अजम्पशन क्या होता है, द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0। समझ आए? अगर एनपीवी इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब पता है क्या है? दूसरा मतलब ये है कि ये जो है ना 467.03, इसको अगर मैं डिस्काउंट करूंगा ना,
तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना वो उसके बराबर हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर हो गई तो एनपीवी कितना बचेगा, 0। कैश इनफ्लोज उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, डिफरेंस 0। एनपीवी 0 मतलब रेट इज आईआरआर। तो जिस डिस्काउंटिंग रेट पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी वही डिस्काउंटिंग रेट अपना होगा मॉडिफाइड आईआरआर। आईआरआर का ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कुछ भी नया रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मतलब चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला स्टेप मैंने नया किया है। यहाँ पे अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आईआरआर ही है। आईआरआर का मतलब आपको एनपीवी फाइंड करना है तो आप एनपीवी निकाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनपीवी निकालना है तो आपको इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा एट 15%। निकाल के देख लो एक बार, चलो वो रास्ते समझ में आता हो तो आपको इजी पड़ेगा। इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आओ एट 15% पर आना, वो तो हो ही सकता है। अब PV5 यूज करोगे या PVIF यूज करोगे, सोच के बताओ। 6th ईयर का फैक्टर यूज करोगे या 6 साल का GT फैक्टर यूज करोगे इसको डिस्काउंट करने के लिए। 6th ईयर का या 6 साल का GT फैक्टर, लॉजिक लगाओ। ये हर साल का कैश फ्लो है या इन सब का टोटल है, इस पॉइंट पे टोटल है, हर साल का नहीं है ना, एन्युटी नहीं है ना। तो अगर आप PV5 करोगे तो हर साल का फैक्टर जुड़ जाएगा, तो वो तो लेना नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ इस सिंगल अमाउंट को यहाँ पे लेके आना है तो इसको 6th ईयर से उठा के 0 ईयर पे लाना है। तो इसमें आप फैक्टर कौन सा यूज करोगे, PVIF, 6ठे साल का फैक्टर, PVIF एट 15% फॉर 6th ईयर, नॉट PV5। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.15 6 बार इक्वल टू जो फैक्टर आएगा वो निकालो एक बार। अपने एनपीवी के रास्ते चलते हैं आईआरआर पे। हाँ 201.91 इसकी प्रेजेंट वैल्यू 201 था ना, 920, हाँ ठीक, 201.91 ये आ रहा है। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो एनपीवी मिल जाएगा ना, ठीक है, जो भी आ रहा है 11 12 आ रहा होगा दैट इज एनपीवी। तो एनपीवी निकालना तो सिंपल हो गया, वही बात है कि जो भी आपके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको आज की वैल्यू पे लेके आओ, उसको इनिशियल कैश आउटफ्लो से, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट इज एनपीवी। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका एनपीवी है, जितना भी आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग, ये एनपीवी है। एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब योर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन 15%। ये तो आपने डिस्काउंटिंग किया ना, बट आपने एक्चुअल कितना कमाया, 15% से ज्यादा ही कमाया होगा। अब वो जो एक्चुअल कमाया वो गिनना हो तो वही आईआरआर वाला कंसेप्ट, रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0। एक ऐसा परसेंटेज ढूंढो जिसपे एनपीवी 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, दैट रेट विल बी आईआरआर। और वही बात मैंने आपको यहाँ पे बोली थी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे इसके बराबर हो जाएगी वहां एनपीवी इक्वल टू 0 हो जाएगा, वही अपना आईआरआर का पॉइंट होगा। वैसा है, अब वो इंटेंशन से इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। ये रहा कैलकुलेशन तो आपके सामने ही, देख लो 467.03 डिवाइड बाई 1 प्लस परसेंटेज, 6th ईयर से डिस्काउंटिंग होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 189.57, हाँ 57, समझ आए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके गिन लेते हैं, 467.03 डिवाइड बाई 189.57 इज इक्वल टू 1 प्लस x परसेंटेज रेज टू 6। इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, 2.46 ये आ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है बिकॉज पावर 6 है। आगे आइडियली मैथमेटिकली ऐसे करना चाहिए कि 6th रूट निकालना चाहिए, तो ये पावर कैंसिल होगा, फिर आप कंपेयर कर पाओगे। वो 6th रूट कैलसी पे डायरेक्ट निकलता नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा ट्रिक वाला पार्ट है। एक ऑप्शन वो है कि वो ट्रिक समझ के अपन कोई भी रूट निकाल सकते हैं, वो बता दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर हिट एंड ट्रायल करो, वैल्यू पुट करके देख लो। 15% से तो ज्यादा ही वैल्यू होगी, तो 16 ट्राई कर लो, 17 ट्राई कर लो, उसके बीच में निकल जाएगा। वो ऑप्शन है, उसमें आपको कैलसी पे और कोई ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है। आप 16% यहाँ रख के देख लो तो ऐसा होगा 1.16 रेज टू 6। ये कितना होता है फाइंड करके बताओ, 2.44, एकदम क्लोज है। तो 17% पे ट्राई करो, 1.17,
2.57 आ रहा है ये। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं इसके बीच में है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी वही वाला मेथड करके निकाल सकते हो। 16% पे इतना, 17% पे इतना, यहाँ पे 2.44, यहाँ पे 2.57, हमें चाहिए 2.46। तो ये पॉइंट कितना है वो ढूंढना है, सेम जो IRR में करते थे। तो ये जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट कर लो, ये आएगा 0.02, और ये जो डिस्टेंस है ये आएगा 0.11, और ये टोटल जो डिस्टेंस है ये आएगा 0.13। ये सब होगा। अब हम 16% से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक जाना है, तो भाई 0.02 डिवाइड बाई 0.13, और 1% का ही गैप है। ये प्रोपोर्शन निकालो ना, 2/13 कितना हो रहा है, ये 2 आउट ऑफ 13 कितना हो रहा है 0.15। ठीक है, अगर 0.15 आ रहा है तो आपका आंसर आएगा 16.15। दिस इज एक्चुअल मॉडिफाइड IRR। जितने रेट पे अपन ने रिटर्न कमाया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, तो कुछ ना कुछ बचा है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। बात समझे? तो ये IRR ही निकाला है यहाँ पे आके, लेकिन ये कहाँ से आया वो आपके सामने। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ तक आने के बाद अगर आगे जाना है तो फिर ट्रायल एंड एरर वाला पार्ट ईजी है। तो स्क्वायर रूट निकाल के या 6th रूट निकाल के भी कर सकते हैं, वो लंबा काम हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी कर सकते हैं। बोलो ये चीज़ समझे, क्लियर हुआ? तो फाइनली आंसर आ गया, मॉडिफाइड IRR जो हमें फाइंड आउट करना था, इट इज 16.15%। ठीक है, तो अब इस पूरे सम में हमने जो नया काम किया वो क्या है, समराइज करा देता हूँ। सिंपल है, 6 साल की ड्यूरेशन है, ठीक है, 6 इयर्स की ड्यूरेशन है। अल्टीमेटली हमने यहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ से हमें कैश फ्लो मिलना शुरू हो गया। अब नॉर्मली अगर हमें NPV निकालना होता तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू करके एक पॉइंट पे ले जाते, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करके एक पॉइंट पे ले जाते, ये कुछ वैल्यू आई होती, ये कुछ वैल्यू आती है, डिफरेंस निकालते, NPV खत्म हो जाता है। ये तो अपन करते ही। फिर उसमें से IRR निकालना होता तो भी निकल जाता, द रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0 इज IRR, वो भी आ जाता। नया एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये वाले जो कैश फ्लोज की आप बात कर रहे हो, इनफ्लो, ये कैश फ्लो आपको यहाँ पे मिला है ना 2 साल के एंड पे, उसके बाद भी तो 4 साल बचे हैं प्रोजेक्ट में। तो ये 20 लाख रुपए आपने हार्ड कैश तो रखा नहीं होगा अपने ड्रॉअर में, तो 20 लाख रुपए साइड पे रख दिए, 4 साल बाद इसका हिसाब करेंगे। कोई भी इंसान होगा बोलेगा 4 साल तक मैं इसकी FD करा देता हूँ, कम से कम 8-10% इंटरेस्ट तो बैंक ही दे देगा, तो मैं वेस्ट क्यों करूंगा पैसा। तो ये 20 लाख यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वेस्टेड रहेगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कीम में। अब जो रेट आपको री इन्वेस्टमेंट का दे रखा हो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सब में री इन्वेस्टमेंट का कोई रेट दिया नहीं था। हमने अज्यूम कर लिया कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे लिए है वो सबके लिए, तो जिस रेट पे ब्याज मिल रहा है या देना पड़ रहा है उसी रेट पे ब्याज मिलेगा। तो 15% हमने री इन्वेस्टमेंट का रेट मान लिया। ये सारे कैश फ्लोज में सेम बात एप्लीकेबल होगी। तो पहले हमने क्या किया, इन सब कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू निकाली, समझ आ गई? ये फ्यूचर वैल्यू आपकी आ रही थी 467। फिर हमने ये सारे खर्चे की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो आपकी आ रही थी 189। अब ये दोनों डायरेक्टली कंपेयर हो नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम पे है, तो इसको हम लेके गए यहाँ पे। अब अगर आप इसको 15% के हिसाब से यहाँ पे लेके जाओगे तो आपको NPV मिल जाएगा। तो 15% के हिसाब से डिस्काउंट करके हम लेके गए तो आपको NPV पॉजिटिव आया। इसका मतलब एक्चुअल रेट जो हमने कमाया है ना वो 15% से ज्यादा है। अब वो कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो जब वो फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अभी इसको डिस्काउंट करना है और एक पर्टिकुलर रेट पे 6 साल के लिए, और इसकी वैल्यू हमारे इनिशियल कॉस्ट के बराबर बन जानी चाहिए, बिकॉज अपना रूल वही है, रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0 इज IRR। तो ये रेट हम ढूंढ रहे हैं, ये रेट कैलकुलेट किया तो मिला 16.15%। नाउ दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड IRR। इस रेट पे हमने एक्चुअल में पैसा कमाया। इसमें ये वाला जो रिटर्न है ना उसका इफेक्ट आ गया क्योंकि हमने ये नंबर यूज किया ना। तो ये जो री इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो कंसिडर हो गया इन मॉडिफाइड IRR। अगर हम सिर्फ IRR निकालते तो ये वाला फैक्टर, ये जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो मिसिंग रह जाता। फिर आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली इन सबको डिस्काउंटिंग कर देते। हम पहले इसको इधर लेके आए, फिर यहाँ से इधर लेके गए। लेकिन नॉर्मली IRR में क्या होता है, हम इन सबका डिस्काउंटिंग ही कर देते हैं डायरेक्टली। ये जो री इन्वेस्टमेंट हुआ ना, ये 4 साल का ब्याज, ये 3 साल का ब्याज, ये 2 साल का, 1 साल का, वो ब्याज वाला फैक्टर हम स्किप कर देते हैं। IRR वो चीज़ को कंसिडर नहीं करता है, लेकिन मॉडिफाइड IRR ये चीज़ को कंसिडर करता है। प्रैक्टिकली ये ज़्यादा रेलेवेंट है, रियलिस्टिक है।
समझ आ रहा है? अब एग्जाम में जो पूछेंगे उस हिसाब से हमें करना होगा। नॉर्मली कोई भी IRR के सामने हम ये वाला पार्ट नहीं करते, लेकिन मॉडिफाइड IRR स्पेसिफिक पूछा हुआ तो आपको ही करना पड़ेगा। फिर मॉडिफाइड में आपने नहीं किया तो पूरा आंसर रॉन्ग है, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूछा कि आपने किया क्या, आंसर डिफरेंट आएगा। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? बस तो ये पॉइंट है और आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। बोलो, कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ, NPV मैंने आपको समझाने के लिए फाइंड करवाया, जरूरी नहीं है। NPV हमने निकाला, उल्टा निकालने से आपको ये समझ आया कि NPV पॉजिटिव है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा IRR 15% से ज़्यादा है, तो आपको एक आइडिया आ गया। तो फिर आपने 15 के बदले 16 ट्राई किया। अगर ये NPV नेगेटिव आता तो आप 15 के बदले 14 या 13 ट्राई करते, तो उससे एक आइडिया मिल गया। तो मैंने पहले आपको NPV समझाया कि NPV कैसे निकला, ताकि आपको IRR समझ में आए। तो निकाल भी लिया तो एक स्टेप है, खाली इसको आपने डिस्काउंटिंग एक बार किया और आपका NPV आ गया, कोई बड़ा स्टेप नहीं हुआ। तो मांगा नहीं है तो कंपलसरी नहीं, अपने आइडिया के लिए कर सकते हैं। किसकी जगह? हाँ, बात तो वही हो जाएगी ना, वो उल्टा ये ज़्यादा बेटर है। ये NPV जो आया है, ये आप वो एक ही बात होगी, ये NPV 15% पे आया, फिर आप 16 पे NPV निकालोगे तो आप करोगे क्या? आप इसको डिस्काउंट ही तो करोगे। आप जो बोल रहे हो उसमें करोगे तो यही, फिर आप इसमें यहाँ पे लोगे 16% और फिर कुछ NPV निकालोगे तो वो शायद और पॉजिटिव आएगा, फिर 17 लोगे तो नेगेटिव आएगा, तो उल्टा आपको 2 बार और NPV निकालना पड़ेगा। उससे तो ये ज्यादा ईजी पड़ा, इसमें स्टेप्स कम हो गए। बात वही है, अगर आप वो रास्ते से भी करोगे तो आंसर सेम आने वाला है, ये आएगा 16.15, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। वैसे समझ आ रहा था वैसे करो, उसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाएंगे, बार बार NPV कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे कंपेयर करना पड़ेगा। वैसे ये मैंने डायरेक्टली करा दिया, एक ही बात होगी ना। जो भी आपका कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके कैश आउटफ्लो के बराबर होनी चाहिए, जिस रेट पे है वो आपका IRR है, तो ये डायरेक्ट हो गया। फिर वही चीज आपको 16 पे जो अपन ने बाद में गिना ना, अपन ने फिर यहाँ पे ये गिना, ये चीज आप फिर वहां तभी गिन लेते हैं। अगर आप NPV निकालते तो उस रास्ते से भी आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो और कुछ समझ आए? तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है अभी तक का, जहाँ पे एकदम रियलिस्टिक कैलकुलेशन हो रहा है कि रियल लाइफ में होगा तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे सम अच्छा बनाने के लिए वो एक काम कर सकते थे, री इन्वेस्टमेंट का रेट अलग दे सकते, और डेफिनेटली देना भी चाहिए, तो सब में मजा आता है। फिर डिस्काउंटिंग रेट 15% है वो अपनी जगह, बट री इन्वेस्ट करूंगा ना तो बैंक वाला कितना देगा? 12% देगा, 16% देगा, 10% देगा। तो वो FD का इंटरेस्ट रेट कुछ अलग दिया होता है अदर देन 15। तो फर्क क्या होता है, जब आप ये निकाल रहे थे ना फ्यूचर वैल्यू, तो आप वो वाला रेट लेते। सपोज मान लो 16% या 18% ले लो, चलो 18% दिया है, तो ये सारी फ्यूचर वैल्यू 18 पे निकलती। बट जब जब डिस्काउंटिंग होता था 15 पे होता, तो सब में और मजा आता है। लेकिन इन्होंने क्या है, वो री इन्वेस्टमेंट का रेट जो है वो दिया ही नहीं, तो हमें अजम्पशन लेना पड़ा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही री इन्वेस्टमेंट का रेट है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है वैसे। तो एग्जाम में कुछ मॉडिफाई करना हो इसमें तो दूसरा रेट आपको दे सकते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब क्लिक नहीं होगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कौन से रेट पे क्या करना है। री इन्वेस्टमेंट मतलब आया हुआ पैसा इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो फ्यूचर वैल्यू निकालते टाइम री इन्वेस्टमेंट रेट यूज होगा, और डिस्काउंटिंग करते टाइम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होगी। वैसे अभी इन्होंने जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया काम हो गया। चलो, तो ये बढ़िया टॉपिक था, मॉडिफाइड IRR, ये खत्म हो गया। ये वाली लिखना है तो लिख लो, आगे उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट सम देख भी लो, समझ लो। हाँ,
बोलो, नोट कर लिए? कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर? तो मॉडिफाइड IRR कंप्लीट। ठीक है, अब कोई बड़ा टॉपिक नहीं लेंगे, एक फालतू सा टॉपिक है वो ले लेते हैं। ARR करके टॉपिक था स्टार्टिंग में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा कुछ दे रखा है और बहुत ही फालतू टॉपिक है बिकॉज कंसेप्ट नहीं मिलेगा उसमें। पेज 495 पे है, 495 पे नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है इलस्ट्रेशन 4 के बाद। पूरा चैप्टर बात करता है CFAT की और ये एक अकेला टॉपिक है जो बात करता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। CFAT की बात नहीं करता है, जबकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। CFAT ज़्यादा रेलिवेंट है, PAT तो एक ऑन पेपर नंबर है जो रियलिस्टिक नहीं, क्योंकि कैश फ्लो अलग होता है और प्रॉफिट अलग होता है। ये बोलता है नहीं हम तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ही बात करेंगे। भाई ठीक है, वैसे बात कर लेते हैं और क्या। फिर बात हुई लॉजिक की, तो बोले वो तो अभी पता नहीं है और फॉर्मूला कुछ ना कुछ बनाया हुआ है हमने वैसा है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला आपके सामने है। उन्होंने बोला एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज PAT डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सिंपल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सारे एवरेजेस यूज कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। तो ये एक बुक लेवल का फॉर्मूला है जो उतना प्रैक्टिकल है नहीं। इसको ARR बोल लो या ROI बोल लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला में ऐसा है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ऐसा है कि सामने आपको जितने साल का डेटा दिया होगा सबको प्लस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो, एवरेज PAT आ गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये क्या चीज़ है वो समझ लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। साल के स्टार्टिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी, साल के एंड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, उसका एवरेज। अब बोले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फर्क कहाँ पे आता है, डेप्रिसिएशन की वजह से। और साल की शुरुआत में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख रुपए है, साल के एंड में आपने उस पर 20% डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एंड में वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट के एंड में कितनी वैल्यू वैसे देखा जाएगा। अगर ओवरऑल आप ARR निकाल रहे हो तो डेप्रिशिएट करते करते हम ना स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच चुके होते हैं, सैलवेज वैल्यू तक। तो मान लो आपकी मशीन स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए की थी, 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी टर्म है, उसके बाद जो सैलवेज वैल्यू बची वो 2 लाख रुपए ही बची। तो ये ओपनिंग वैल्यू, ये क्लोजिंग वैल्यू। और हम यहाँ पे रिटर्न निकालते टाइम नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो 10 लाख ओपनिंग वैल्यू, 2 लाख क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाई 2, तो जो भी एवरेज आया 6 लाख रुपए वो इसकी वैल्यू होगी। ऐसे तो सब कुछ एवरेज बेसिस पे करना है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू ले लेंगे। मशीन की स्टार्टिंग की लाइफ में उसकी वैल्यू कितनी, ओरिजिनल कॉस्ट, लास्ट में सैलवेज वैल्यू कितनी, उसका एवरेज निकाल लो। मान लो अगर सैलवेज वैल्यू है ही नहीं, 0, पूरा डेप्रिशिएट हो गया, तो 10 + 0 डिवाइड बाई 2, 5 लाख आ जाएगा।
इस तरीके का टॉपिक है। कुछ बुक्स में इसके फॉर्मूला में यहाँ जो एवरेज इन्वेस्टमेंट लिया है ना, ऑल्टरनेटिवली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करते हैं। मतलब 10 लाख ही ले लो नीचे डायरेक्ट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी होता है। बट यहाँ इन्होंने मॉड्यूल में एटलीस्ट ये अच्छा काम कर दिया कि 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला नहीं रखे। पहले पुरानी मॉड्यूल में दोनों फॉर्मूला थे, तो इससे आंसर अलग आता है, इससे अलग आता है, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। क्योंकि यहाँ 10 लाख लोगे और 6 लाख लोगे तो आंसर में फर्क तो पड़ने ही वाला है। अब इन्होंने ये वाला यहाँ पे नहीं दिया है, तो अपने लिए एक ही फॉर्मूला है, एवरेज पीएटी एवरेज इन्वेस्टमेंट, वैसा है। अब ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, खत्म हो गया टॉपिक यहाँ पे, इतना ही फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला वैल्यू रखो, आंसर निकालो, खत्म हो गया। दैट इज ARR ROI। कुछ सम्स हैं जो अपन ने बीच में किए भी थे, जिनमें ये वाला टॉपिक पेंडिंग छोड़ा था कि भाई ARR फाइंड आउट करना है। अब वो सम्स में आप ARR फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर में PAT लेना है, CFAT नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो फर्क पड़ेगा, बाकी तो पूरा टॉपिक सेम है। तो इसके जो सम्स हैं वो उसमें आप ARR निकाल के ट्राई कर सकते हो। थियरी क्वेश्चन है, पूछ लिया एग्जाम में 2-3 मार्क्स के लिए, तो ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड IRR अपना कंप्लीट हुआ, ARR कंप्लीट हुआ। अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सब बचा हुआ है। एक वो टॉपिक आएगा और डिस्पेरिटी करके एक टॉपिक है, वो भी आएगा। तो आज इतना रखते हैं, फिर नया टॉपिक जो है कल से कंटिन्यू करेंगे, कंसेप्ट फिर चेंज हो जाएगा। तो एक साथ ज़्यादा टॉपिक्स लेंगे तो मिक्सअप होगा।